नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं इस वीडियो क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो क्लास में आप लोग पढ़ेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी और बिहार के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही इंटरटेनमेंट और लाजवाब झकास होने वाला है। तो मैं कहता हूं आप लोगों से यही बात कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को नोट करते चलना है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी कंसेप्ट मिस हो जाए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग का एक भी कंसेप्ट मिस हो जाएगा तो रिजल्ट में गड़बड़ हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट गड़बड़ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को और देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, अभी समय बहुत कम है और पढ़ने बहुत ज़्यादा हैं। यानी ये नवंबर का महीना है, उसके बाद से दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप लोग का पेपर होने वाला है। अगर मान लिया जाए, अगर समथिंग अगर हम लोग देखा जाए तो आप लोग के पास 70 दिन है। तो 70 दिन में आपको 10 बुक्स खत्म करने हैं। भाई देखिए, 10 बुक कैसे खत्म होगा, वो आपको एक डेली बेसिस पे उसका एक शेड्यूल्स बना लीजिए कि मुझे इस टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और इस टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका जब रूटीन तैयार हो जाएगा तो आप एग्जाम के समय बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ही करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करके लेकर आया हूं हर एक कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो क्लास अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मिलता है आत्मबल और आत्मबल से मिलता है कॉन्फिडेंस, जिससे मैं मोटिवेट होता हूं और आप लोगों के लिए बेहतर बेहतर कंसेप्ट लेकर आता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना प्यार सम्मान ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को और देखते हैं ये प्यारे प्यारा सा क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस 100% आएंगे मेरे भाई। मैं बात को आप लोग कहीं इस कोने में या कहीं रजिस्ट्री करा लीजिए कि क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, कई सालों में, विगत सालों में कई बार पूछा है। 1-2 साल के गैप हुई है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या उत्तर प्रदेश परीक्षा समिति ने इस क्वेश्चंस को हो सकता है कि अगले आने वाले एग्जाम में पूछे, और पूछते भी है। तो क्यों नहीं हम पहले से तैयारी होकर पूरे एनर्जी के साथ लग जाए, क्योंकि टॉपर बनना है। और टॉपर कैसे बना जाएगा? जब हम लोग मेहनत करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हंसते खेलते सिखा दूंगा, ये विश्वास है मेरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहला क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। मैं बोला हूं आप लोग से कलम और कॉपी, यानी कलम कॉपी लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम करने वाले हैं फाइट किससे? परीक्षा से, ठीक है ना। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बिहार एग्जाम हो या यूपी के एग्जाम हो। ये 2 बोर्ड ऐसे हैं ना जो इस क्वेश्चन को पूछते हैं, रिपीट करते हैं। और वैसे भी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है, तो इस एनसीईआरटी को हम लोग कंटेंट के साथ, कंसेप्ट के साथ आसानी तरीका से हल करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब कह रहा है तो लिखेंगे इसको, माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दो पूर्णांक ए तथा बी है, ठीक है, जहां बी इज नॉट इक्वल 0। देखिए, बी का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर बी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मान के चलिए कि सारा कंसेप्ट खत्म। बात समझ में आ रही है? तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 + √3 बराबर a/b। अब 5 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 a/b -5।
अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, देखिए यहाँ से एकदम जादू की तरह होगा, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है ना, इसको हम लोग कहते हैं LHS, और जो ये वाला पर्सन इसको कहते हैं हम लोग RHS। ठीक है, तो देखिए जो LHS है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में है, तो रूट में कोई भी संख्या होती है वो अपरिमेय कहलाती है। और इधर वाला संख्या जी ये P/Q के रूप में है, मतलब कि ये परिमेय संख्या के रूप में है। समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि ये LHS क्या है, अपरिमेय संख्या, और RHS क्या है, परिमेय संख्या। तो चूंकि जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो लिखेंगे यहां से, चूंकि LHS बराबर क्या है, LHS क्या है जी, √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन RHS यानी A/B-5 क्या है जी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय, ध्यान दीजिएगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी कि 5 + √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 5 + √3, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। लीजिए भाई, ये प्रमाणित हमने कर दिया, ये 3 भैया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर तैयार हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आया। अगर जिन विद्यार्थियों को, जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है या समझ में आया है। ठीक है ना, फिर मैं उसका फीडबैक जरूर दूंगा आपको। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये दिखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² - ax + a-1 का एक गुणनखंड x - a है, तो a का मान ज्ञात करना है। पहली बात कि क्या है जी, ये बहुपद है, तो लिखेंगे ऐसे, माना कि Px बराबर x² - ax + a-1। अब कंटेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x जो a है ना, ये क्या है जी, x - a है, a का गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है जी, a का गुणनखंड है। तो a कौन, जब a का गुणनखंड, देखिए जो बहुपद है ना, अब Px जो हुआ वो x - a का गुणनखंड है, तो लिखेंगे चूंकि x - a बराबर के 0, तो x बराबर क्या मिला, a, यानी अब P लिखेंगे Pa। अब जहां जहां x है वहां वहां a रखिए, तो यहाँ x है तो a का होल स्क्वायर a, यहाँ x है तो यहाँ a प्लस a-1। अब देखिए ये हो जाएगा a², a में a से गुणा होगा a² + a-1, इसे क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा a-1। चूंकि जब x - a Px का गुणनखंड है, तो चूंकि Pa का वैल्यू क्या होगा जी, Pa का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको रख देंगे, लिखेंगे सो a-1 बराबर के 0, तो a बराबर क्या हो गया, 1। लीजिए भाई, आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से हल हो गया। आप लोग बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाएंगे इस तरह से लिखिएगा, तो फुल के फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए बहुत आसानी है। क्या कह रहा है
कि यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस के 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा वही ज्ञात कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये बहुपद से लिया गया है जो एनसीईआरटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो 10वीं का बुक है चैप्टर 2 है। समझ में आ रहा है ना। और अगर प्राइवेट की बात करें तो बहुत सारी बुक्स होंगे जिसमें बहुपद का जो चैप्टर होगा और बहुपद के चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। बहुपद दिया है क्या जी, दिया है, लिखेंगे 5x² माइनस के 7x प्लस 1। ठीक है, अच्छा बहुपद अगर है तो हम 0 नहीं लगाएंगे, लिखेंगे यहां से। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर 1। कंपेरिजन होता है जी, कंपेरिजन किससे करते हैं, x² bx प्लस c से। पढ़े होंगे आप लोग बहुपद, पढ़े होंगे ना जी। तो कंपेरिजन हम लोग क्या किए, इसको कर लिए। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है माइनस b/a। तो b का मान कितना है जी, माइनस, अब b का मान कितना, माइनस के 7, तो -7 लिख देंगे। ये जो माइनस यहाँ लिखे हैं, और a का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिए। और देखिए माइनस में माइनस से गुणा करें कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 7 हो जाएगा बटा के 1, और इसमें भाग करेगा तो हो जाएगा 7। एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी होता है c/a। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्यों निकाल रहे हैं, तो अभी आपको आगे मालूम चल जाएगा कि मैं क्यों निकाल रहा हूं। तो देखिए c का मान कितना है जी 1 और a का मान कितना है 1, भाग करेंगे तो 1। अब चलिए हमको इसका मान ज्ञात करना है 1/α प्लस 1/बीटा, लिखेंगे सो 1/α प्लस 1/बीटा। अब इन दोनों का जब एलसीएम करेगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब भाग करेगा तो अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बीटा। अब इसमें इससे भाग करेंगे तो बीटा से बीटा खत्म, बचा अल्फा, तो प्लस के अल्फा। इसको सीधा कर लेते हैं, पहले लिखते हैं अल्फा और बाद में बीटा, और अल्फा इंटू बीटा। आ गया समझ में अब। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी 7, यहाँ पर 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी 1, तो 1 और 7 में 1 से भाग करेंगे 7, लीजिए आ गया आंसर। तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर आपके झोली में। समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बता। नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये कि समीकरण 3x + y बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या कर रहा है जी, समुच्चय, यानी हमको समुच्चय ज्ञात करना है। तो समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहली बात कि आपका समीकरण दिया हुआ क्या दिया है जी, 3x + y बराबर के 11। अभी तक आप लोगों ने किसी समीकरण में x और y का मान निकालते हुए देखा होगा, या उस समीकरण को लेकर ग्राफे भी हल करते हुए देखा होगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखा है। और ये पूछ देगा बोर्ड के एग्जाम में तो कहेंगे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, गुरुजी ने तो इस क्वेश्चन को पढ़ाया ही नहीं था और ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो उस समय समस्या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और उस समस्या को खत्म करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आए और आप बेहतर तरीका से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ y के वैल्यू निकालते हैं। तो 11 - के 3x, ठीक है, इतना हमको मिल गया जी, ये हमारा एक रूप मिल गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान निकलता जाएगा, ठीक है ना। तो 2 3 4 तक रख लेते हैं। चलिए पहले रखते हैं x बराबर 1 पर, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो 11 - के 3 गुणे के 1, यानी 11 - के 3, तो 11 - 3 कितना बचेगा 8। समझ में आ रहा है ना, 8। तो क्या बचा जी 1 पर 8 मिला, यानी हम लिख सकते हैं 1,8। और लिखते हैं x बराबर 2 पर, तो y के वैल्यू निकालेंगे तो 11 - के 3 गुणे के 2, यानी 11 3 दूना के 6 हो जाएगा 5, यानी 2 पर 5 मिला। अब x बराबर 3 पर जांच कर लेते हैं, y का मान तो 11 - के 3 और x का मान 3 यहाँ पर रखिए, तो 11 और 3 तरीके ना हो जाएगा 2, यानी 3 पर 2 मिला। चलिए एक वैल्यू और रखते हैं, x बराबर 4 पर, तो y का मान हो जाएगा 11 - के 3 और x का मान 4, यानी कितना होगा जी 11 और 4 3 12 - के 1, यानी 4 पर -1। तो सो लिखेंगे इस तरह से, समीकरण
समीकरण, ऐसे लिखेंगे समीकरण 3x + y बराबर 11 का प्रकृत समुच्चय, प्रकृत समुच्चय। पहला क्या है जी 1 पर 8, दूसरा क्या है 2 पर 5, तीसरा क्या है 3 पर 2 और चौथा है 4 पर -1। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बन गए। बहुत आसानी है, मतलब बहुत आसान है। अब आप लोग सोचते होंगे यार इतना बड़ी भारी क्वेश्चन है कैसे हल करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। मैं बोला हूं ना कि आपके हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए और फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। क्या कह रहा है ये कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मतलब मूल की प्रकृति क्या होगा उसको हमको ज्ञात करके बता देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है मूल की प्रकृति। समीकरण दिया है 3x² - 4x + 4 = 0। चलिए अब क्या करते हैं, चूंकि इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, तो पहले इसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका कंपेरिजन करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, लिखेंगे x² bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लेंगे। इसको हम तुलना कर लिए इससे, ठीक है ना। तो a का मान 3, b का मान -4 और c का मान 4। तो d बराबर होता है फार्मूला b² - -4ac। देखिए इसको चेक करते हैं हम लोग हैं। तो b का मान कितना है जी -4 का होल स्क्वायर 4 और a का मान कितना है जी 3 और c का मान कितना है 4। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। देखिए 4 3 12 और 12 चौक कितना होता है 48। अब देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा ये -32, क्योंकि -48 में से प्लस के 16 जाएगा -32 आएगा। तो चूंकि देख रहे हैं कि d क्या है जी छोटा है 0 से, क्या है जी छोटा है 0 से, यानी -32 है वो क्या होगा -32 जो है वो 0 से क्या है छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो लिखेंगे सो यह काल्पनिक मान है। बस यही लिखकर आंसर लिख देंगे। इसका काल्पनिक ही वैल्यू होगा, इसका हल नहीं होगा। अगर ये प्लस में आया होता, चाहे प्लस के 32 होगा, चाहे बराबर के 0 आ गया होता कट कट, तो इसका हल हो जाता। लेकिन पहले माइनस आ गया तो माइनस को हल हम लोग नहीं करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। अब माइनस का हल क्यों नहीं करते हैं, जब आप लोग मैट्रिक पास करके इंटरमीडिएट में जाइएगा तो उसमें एक चैप्टर है 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स जब नंबर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा माइनस का वैल्यू कैसे रखा जाता है। फिलहाल आपको क्लास 10 में है तो 10 क्वेश्चंस को देख लीजिए, यहीं पर लिखकर इसको छोड़ देंगे, यही आंसर। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी एपी का 7वां पद 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद का मान ज्ञात करना है। देखिए ये चैप्टर समांतर श्रेणी से लिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। लिखते हैं एपी का 7वां पद क्या है जी 1/9। लिखेंगे यहां से पहले लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर डी। ठीक है, अब लिखेंगे यहां से प्रश्न से कह रहा है कि एपी का 7वां पद 1/9 है, तो ए 7 कितना है जी 1/9 बराबर 1/9, तो हो जाएगा a + 6d बराबर 1/9। इक्वेशन नंबर 1। अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं इससे पहले हमारे वीडियो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, क्लास 10वीं के चैप्टर 5 एनसीईआरटी समांतर श्रेणी का चैप्टर देखिएगा, उसमें आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा था 9वां पद क्या है जी 1/7, तो 9वां तो a9 बराबर 1/7, तो हो जाएगा a + 8d। ए को कम होता है, जो 9 कहेगा तो 8 होगा, 7 कहेगा तो 6 होगा, ए को कम हो जाता है, और 1/7 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ से
समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से a को घटा लेते हैं, इसलिए घटा देंगे कि ये जो है ना वो कट जाएगा। तो 1/7, यहाँ क्या है जी a प्लस 6d बराबर के 1/9, घटा लेते हैं तो खत्म। 8 में से 6 गया 2d और 1/7 माइनस 1/9, इसको घटा लेंगे तो 9 7 63 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा 7, यानी 2d हो जाएगा 2/63, 2 से 2 कैंसिल, 1 मर्त में यानी 1/63। डी का मान कितना मिला जी हमको 1/63। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख लेते हैं। तो ए क्या है जी a प्लस 6d बराबर 1/9, ए देखिए a 6 और डी का मान कितना है जी 1/63 बराबर 1/9। अब करते हैं ए हो जाएगा 6/63 बराबर 1/9, यानी ए 1/9 ध्यान दीजिएगा माइनस के 6/63 यानी ये हो जाएगा 63, एलसीएम 9 और इसका करिएगा तो कितना होगा जी 63 ही होगा। तो 9 7 कितना होगा, कितना मर्द में कटेगा ये 9 7 63 होता है, तो 9 7 9 6 54 ये हो जाएगा 6, यानी a बराबर की 1/63 मिला हमको, a का मान भी मिला 1/63। ठीक है, इतना तो मिल गया। अब मुझे क्या करना है AP का 63वां पद ज्ञात करना, लिखेंगे सो 63वां पद, तो a 63 तो हो जाएगा a प्लस 62d। तो a का मान कितना है जी, a का मान है 1/63 और यहाँ 62 और d का मान कितना है 1/63 यहाँ ऐसे कर लेते हैं। तो 1/63 और 62/63 यहाँ कर लेते हैं, कोना में एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 63 यानी 1 प्लस 62 यानी 63/63 कट के 1 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही हल करते हैं। ठीक है, साथ आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। अच्छा 2 अंकों की संख्या कितना होगा, अगर हम 1 से 9 तक काउंट करेंगे तो इसके बीच 9 ही संख्याएं हो रही है, यानी 9 हो रहा है। लेकिन कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 9 के बाद से अगर आगे बढ़ते तो 10 होता है, 10 में इकाई और दहाई 2 अंक हो जाता है। तो अगर 10 को हम 10 हुआ 11 हुआ 12 हुआ 13 हुआ 14 हुआ ऐसे 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 10 में अगर 3 से भाग करेंगे तो कटेगा, ये नहीं कटेगा। 11 में 3 से भाग करेंगे कटेगा, नहीं कटेगा। 12 में 3 से भाग करेंगे कटेगा, जी कट जाएगा, 3 चौके 12। फिर 13 नहीं कटेगा, फिर 14 नहीं कटेगा, लेकिन 15 कट जाएगा, 3 5 15, यानी पहला जो संख्या होगा 2 अंकों की वो 12 होगा और दूसरा कितना होगा 15 होगा। यानी 12 के बाद से 3 अंक जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एक एपी बन जाएगा। ठीक है ना, ये एपी के क्वेश्चन है। तो चलिए समझ लिए आप लोग। अब लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली, लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं क्रमशः क्या होगा जी, देखिए पहला जो संख्या होगा वो हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, कहाँ तक होगा जी 99 तक, क्योंकि 99 क्या होगा 3 से कट जाएगा। अब लिखेंगे इसको ऐसे, लिखेंगे a बराबर के पहला अंक 12, d निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटा लेंगे तो 3 और लास्ट वाला पद को an कहते हैं। फॉर्मूला होता है क्या जी, सो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है जी 99, a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1 ज्ञात करना है और d का मान कितना है जी 3। एक काम करते हैं 99 12 गुणा करेंगे तो 3n और माइनस के 3 99। देखिए 12 में से 3 जाए कितना बचेगा बताइए,
12 में से जब 3 जाएगा तो बच जाएगा 9। ये 9 3 12 होता है, 3 और प्लस 3 और प्लस के 9। इसको इधर खींच लेते हैं तो 99 और प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर के 3, क्योंकि प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3, यानी n का वैल्यू निकालेंगे तो 90 बटे के 3, 3 दहा में देखिए 3 तरीके 9 कट जाएगा, यानी n बराबर के 30। यानी 2 अंकों की जो संख्याएं होगी ना, 2 अंकों की संख्याएं वो 30 को होगी, जो 3 से क्या होगी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। 3 नंबर आपके झोली में, यानी आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम में, और आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 8 भी बहुत इजी है, सिद्ध कर लेना है हमको है। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ऐसे। थोड़ा इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ सोल्यूशन लिख लेंगे और लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। हमको लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला देना है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हर के परिमेयकरण करते हैं। अगर यहाँ प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस, हर में माइनस होगा तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे, लेकिन नीचे प्लस दिया है तो माइनस से कर रहे हैं। चलिए 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगी, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ये फार्मूला एक होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये रूट में कर लिए। अब सोच रहे हो कि 1 का वर्ग क्यों नहीं किए, तो 1 का वर्ग इसलिए नहीं किए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिए। और हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला याद रखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। अब यहां से लिखेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे तो 1 माइनस के कॉस ए और बटे के साइन ए। इसको बांट लेंगे तो 1 माइनस के साइन ए कॉस ए और बटे के साइन ए। देखिए 1 बटे साइन ए होता है कॉस ए के, ये होता है कॉट ए, राइट हैंड साइड। लो भाई आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा, देखिए छू मंत्र से हल हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है किसी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बेलन की ऊंचाई क्या लिखेंगे, यही याद करना है। क्या याद करना है जी, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h, तो प्रश्न से डायरेक्ट इसको लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना। चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है क्या जी, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया जी, 1760। अच्छा, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। किसका जी, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 1760। हमको तो एच याद करना है, तो 2 पाई के मान 22/7 होता है, आर का मान दे दिया है। देखिए आर त्रिज्या दे रहा है कितना जी, चलिए त्रिज्या भी लिख लेते हैं। यहाँ पर त्रिज्या दिया है आर बराबर कितना जी, 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 गुणे के एच बराबर के 1760। देखिए 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 22 गुणे के एच यानी 1760। एच का मान निकालेंगे तो 1760 बट्टे के हो जाएगा ये 4 गुणे के 22। चलिए इसको कटा कर देखते हैं, ये कट जाएगा नहीं। देखिए 4 चौके 16 कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 ये कट जाएगा, यानी 440 मार्क में 1760 कट गया। अब इसे कटाएंगे 22 दूना के 44, 20 आ जाएगा, यानी जो एच का वैल्यू होगा वो 20 सेंटीमीटर। लो भाई आ गया आंसर, तो है ना कमाल का ट्रिक। देखिए ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप लोग 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेगा ना दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे इसको हल कर लिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की कितना दिया है 7 सेंटीमीटर
और इसकी ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या याद करना है जी? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए आर का मान दिया है, त्रिज्या दे दिया है, आर दिया है कितना जी? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है कितना? एच दे दिया है कितना जी? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या निकालना है जी? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल का मान पानी निकाल लेते हैं, लिखेंगे, इसलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखिए एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान कितना है जी? 14 का होल स्क्वायर, ये है 7 का होल स्क्वायर। 14 गुणा 14 196 होता है, और 7 7 49, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 5 हासिल 1, और 9 4 13 1 14 का 4 हासिल 1, ये 245, और 245 का वर्गमूल करेगा तो 15.65 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा। अब क्या करते हैं? निकालते हैं। निकालेंगे क्या जी? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, फॉर्मूला। चलिए पाई का मान 22/7, आर के मान तो दिया है कितना जी? आर का मान दिया है 7, और आर का मान 7 दिया है, और एल का मान कितना है जी? 15.65। चलिए 7 7 कैंसिल, 22 गुणे 15.65, और गुणा कर लीजिएगा तो जितना आएगा गुणा करने के बाद से वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर। जितना भी गुणा करिएगा जो वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस क्या हुए जी? हल हो गए। ठीक है ना? तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।